नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ साइकोलॉजी के आज का जो टॉपिक रहेगा वो कल की जो हमारी क्लास रही थी उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मानसिक प्रक्रिया से संबंधित जो विभिन्न संकल्पनाएं हम पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित हम प्रमुख 2-3 टॉपिकों को हल करेंगे, जिनका सबसे पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कल्पना। कल्पना क्या है? देखिए, कल्पना एक चेतन अवस्था की आश्चर्यजनक एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भी एक समस्या आती है या फिर हम मानसिक प्रक्रिया के द्वारा कोई भी एक इमेज करते हैं, उसके आधार पर हम नई वस्तु का निर्माण करने से संबंधित सोचने विचारने की जो प्रक्रिया होती है वही कल्पना कहलाती है। परिभाषा: बर्डवर्थ के अनुसार कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जो आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। अब देखिए, बर्डवर्थ ने क्या कहा है कि कल्पना क्या है? वह मानसिक प्रक्रिया है जो आविष्कार की ओर हमें अग्रसर करती है। हम कोई भी नई चीज़ का निर्माण करते हैं वो हम कल्पना के द्वारा करते हैं। जैसे हम कोई भी नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो उससे संबंधित पहले हम उसकी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे और एक काल्पनिक विचारधारा के द्वारा उसका पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उस चीज़ का निर्माण स्टार्ट करेंगे। मर्फी के अनुसार कल्पना विचारों का नया मौलिक संसर्ग है, अर्थात कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसका नया मौलिक संसर्ग, हम कोई भी अपनी इमेज के अनुसार उसका भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, वही कल्पना कहलाती है। मैकडूगल के अनुसार दूर की वस्तुओं के संबंध में विचार करना ही कल्पना है, अर्थात हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं है और वह हम दूर से उसका हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या उसको हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही हमारी कल्पना है। जैसे हम यहाँ भरतपुर में बैठे हुए हैं और ताजमहल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ताजमहल कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, कैसा रंग है, अर्थात उसकी पूरी रूपरेखा को हम सोच रहे हैं, तो वही क्या है? हमारा वो हमारी कल्पना है और उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात काल्पनिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद डम्बल के अनुसार मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, अर्थात हम कोई भी कल्पना शब्द का प्रयोग उन्होंने बताया कि हम कोई भी प्रतिमा अगर अपने अंदर निर्धारित करते हैं, उस प्रतिमा का निर्माण हम अगर कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो हम उससे संबंधित कल्पना करेंगे। कल्पना के प्रकार: कितने प्रकार की कल्पना होती है? सबसे पहला सक्रिय कल्पना। सक्रिय कल्पना में मन पुराने अनुभवों को नया रूप देने के लिए सक्रिय प्रयास करता है। अब एक सक्रिय प्रयास में क्या है कि हम कोई भी अगर हमारा पुराने प्रयास हैं, उन पुराने प्रयासों के द्वारा हम कोई नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जैसे सृजनशीलता में हम क्या करते हैं? सबसे पहले पुरानी वेस्टेज जो चीज़ें होती हैं उनसे हम कोई नई आकृति बनाने की योजना बनाते हैं और जो हम योजना बना रहे हैं वही योजना हमारी सक्रिय प्रयास कहलाएगा। और जो हमारी वेस्टेज चीज़ें उनके द्वारा हम कोई भी अपनी यूजफुल चीज़ें, उपयोगी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वो हमारी सक्रिय कल्पना के अंतर्गत आएगा। दूसरा है निष्क्रिय कल्पना। निष्क्रिय कल्पना में मन बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, वह किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता। अब देखिए, निष्क्रिय कल्पना में क्या है कि मन कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता और अपने कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। इसके बाद पुनरुत्पादक कल्पना। इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस कल्पना का दूसरा नाम स्मृति है। इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभव की प्रतिमा को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि इस कल्पना के द्वारा हमारे जो पूर्व अनुभव हैं उनके द्वारा हमने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उनसे संबंधित
हम कोई अपने जो प्रयास होते हैं उनका ही एक विस्तृत रूप से हम कार्य कर सकते हैं, और जो हमें याद रहता है उस याद रखी हुई चीज़ से ही हम ये कार्य करते हैं, जिसका नाम है स्मृति। जो हमारे मन मस्तिष्क में धारण किए हुए होती है उसके द्वारा ही हम इस कार्य को करते हैं। इसके बाद उत्पादक कल्पना। इस कल्पना में हम पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न करते हैं। उत्पादक में क्या है कि हम अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा उनको आधार बना के और कोई नवीन चीज़ का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी उत्पादक कल्पना होगी। अनुकरणात्मक कल्पना। अनुकरणात्मक कल्पना में व्यक्ति दूसरे के विचारों का अनुकरण करता है। अब इसमें क्या है कि हम दूसरे के विचार, जैसे कोई भी नोवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं और किसी महापुरुष के उनके विचारों को अपने जीवन में उतारकर हम किसी भी कल्पना को किसी भी उनकी गतिविधि को सोचते हैं तो वो हमारी अनुकरणात्मक कल्पना कहलाती है। अब इसके बाद देखिए मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार। पुनरुत्पादक कल्पना जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके बाद उत्पादक कल्पना जो अभी बताई है नवीनता के लिए होती है। इसके बाद रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना वस्तु निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कल्पना है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को रचना के आधार पर, अर्थात इसे दूसरे शब्द में अगर हम समझें तो सृजनशील बालक जो कल्पना करते हैं वो रचना के आधार पर करते हैं, और सृजनात्मक कल्पना भी इसे हम बोल सकते हैं दोनों ही प्रकार से। जैसे सृजनात्मक कल्पना में क्या है कि हम कविता, नाटक, रचना इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कविता के माध्यम से हम कोई कार्य कर रहे हैं गा के, या फिर नाटक के माध्यम से कोई संदेश देना चाह रहे हैं, या फिर रचना लिखकर उस कार्य को अपनी अभिव्यक्ति करना। अगली आती है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना जो है वो पुनरुत्पादक कल्पना, आदानात्मक कल्पना। आदानात्मक कल्पना होती है जैसे हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित कार्य करते हैं, उन कार्यों को सोचने समझने की जो हमारी शक्ति होती है, अर्थात उनको हम पहले समझते हैं, चिंतन करते हैं, वही कार्य हमारी आदानात्मक कल्पना कहलाती है। जैसे दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली कल्पना। इसके बाद आती है सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थात ये दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कार्य सार्थक कल्पना और दूसरा है सौंदर्यात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना में जैसे विचारात्मक कल्पना का क्रियात्मक कल्पना, भौतिक वस्तु निर्माण कल्पना, भौतिक वस्तु निर्माण कल्पना, भौतिक वस्तु निर्माण कल्पना। जैसे हम कोई भी अगर भौतिक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कोई मकान बना रहे हैं, उस मकान से संबंधित पहले उसके डिज़ाइन को तैयार कर रहे हैं, डिज़ाइन से संबंधित अपनी सोचने विचारने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे हम कैसा हमारा मकान बनना चाहिए, उससे संबंधित कल्पना जो हम कर रहे हैं वो हमारी भौतिक वस्तु से संबंधित कल्पना होती है। दूसरी प्रकार की जो हमारी कल्पना होती है वो सौंदर्यात्मक कल्पना होती है। इसमें कलात्मक प्रक्रिया को दर्शाया जाता है, मन तरंग बातों को एवं भावों को दर्शाया जाता है। जैसे हम ऐसी किसी की ये इस प्रकार की कल्पना में हम कोई भी आधारशिला नहीं होती, जैसे हवाई किलों का बनाना, अंतरिक्ष में यात्रा करना, ऐसी सौंदर्यात्मक कल्पना होती है। अब देखिए कल्पना की विशेषताएं। कल्पना एक सचेत प्रक्रिया है, अर्थात चेतन मन में कार्य करने वाली प्रक्रिया है तथा मानसिक विकास का अंतिम अवस्था है। कल्पना एक प्रेरित क्रिया है जो पुराने अनुभव पर आधारित होती है, अर्थात कल्पना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे पूर्व अनुभवों पर के आधार पर कार्य करने वाली प्रक्रिया होती है। कल्पना पुराने अनुभव का ही पुनः निर्माण नहीं करती बल्कि नए रूप में निर्माण करती है। रचनात्मक एवं उत्पादक दो प्रकार से कार्य करती है, रचनात्मक और उत्पादक। कल्पना में प्रतिमा का प्रयोग होता है। प्रतिमा मीन्स कोई भी हम किसी चीज़ की इमेज अपने मन में धारण कर लेते हैं। कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका।
कल्पना के विकास में शिक्षक की भूमिका देखिए, जिसमें भाषा विकास पर बल दिया जाता है। काल्पनिक खेल या क्रिया काल्पनिक खेल या क्रिया के अवसर पर बल दिया जाता है। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी व अभिनय का प्रयोग किया जाता है। करके सीखने पर बंद प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोई भी कार्य पहले हम समझ रहे हैं, उस कार्य को कर उसके बाद करके सीखने पर बल दिया जाता है। अब इसके बाद अगली जो स्मृति प्रक्रिया आती है वो आती है स्मृति, मानसिक प्रक्रिया स्मृति। स्मृति क्या है कि ये एक हमारे मस्तिष्क में सोचने समझने की योग्यता होती है कि हमारा मन मस्तिष्क कितना सोचने समझने में कार्य करता है, कितनी चीज़ों को धारण करता है। इसकी परिभाषा देखिए, रायबर्न के अनुसार अनुभवों को संचित करने व चेतना के चित्र में पुनः लाने की शक्ति स्मृति है। जैसे हमारा कोई भी कार्य अगर पहले हुआ है, उस कार्य को करने के लिए हम उस पहले किए हुए अनुभव को दोबारा से धारण करते हैं, और अगर हमें वो पूरा कार्य याद आ जाता है तो उसे हम स्मृति कहते हैं। इसके बाद अगला आता है वुडवर्थ के अनुसार, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे चेतन मन में लाना स्मृति कहलाता है। जैसे हमने पहले कोई भी बात सीख ली है, उसे चेतन मन में अगर ला रहे हैं, उसे दोबारा से याद कर रहे हैं, तो वो कार्य हमारा स्मृति में कहलाता है। स्काउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्काउट ने कहा है कि स्मृति क्या है कि पहले सीखी हुई बात को हम बहुत अच्छे ढंग से अगर दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं, वही कार्य हमारा स्मृति में कहलाता है। स्मृति के अंग। स्मृति के अंग में सबसे पहले क्या है कि हम सीखते हैं, किसी भी कार्य को सीखते हैं, उसके बाद धारण करते हैं, धारण करने के बाद उसे पुनः स्मरण करते हैं, पुनः स्मरण करने के बाद उसका हम पुनः पहचान करते हैं। इसके बाद स्मृति के प्रमुख प्रकार। स्मृति के प्रमुख प्रकार: ज्ञानेंद्रिय संवेदनात्मक स्मृति। सबसे पहले ये ज्ञानेंद्रिय संवेदनात्मक स्मृति। इसमें सबसे कमजोर स्मृति जिसमें सूचना 1 सेकंड या इससे कम तक हमारे दिमाग पर स्थिर रहती है, जैसे मिली रूप में मौलिक रूप से लिखी जाती है। इसके बाद लघुकालीन स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, जिसे हम कार्यकारी या प्राथमिक स्मृति के नाम से जानते हैं। ये विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति का वर्णन किया है, जिसका अर्थ बताया है कि अगर 30 सेकंड तक हमारे दिमाग में कोई सूचना रहती है तो वो लघुकालीन स्मृति कहलाती है। इसके बाद दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति में विलियम जेम्स ने गौड़ स्मृति का सूचना कम से कम 30 सेकंड तक या इससे अधिक तक मानी है। इसके बाद स्मृति के प्रकार। स्मृति कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत स्मृति, अतीत के अनुभव। व्यक्तिगत स्मृति, पुस्तक के अनुभव। 2 प्रकार की है। व्यक्तिगत स्मृति पहली है अतीत, अर्थात जो भूतकाल से संबंधित जो हमारे अनुभव होते हैं उससे संबंधित होती है। इसके बाद जो व्यक्तिगत स्मृति होती है वो पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। स्थायी स्मृति। इसके बाद तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति परिस्थिति पर निर्भर होती है। कई बार ऐसी स्मृति होती है कि हम उसे बहुत समय तक याद रख लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्मृति होती हैं जिनको हम समय के अनुसार भूल जाते हैं। सक्रिय स्मृति, प्रयास करने पर स्मरण। निष्क्रिय स्मृति, प्रयास नहीं करना पड़ता है, अर्थात कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि हम उसे भूलना चाहते हैं और एक तरह से हमारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं उसके प्रति, तो हम धीरे धीरे उस कार्य को भूल जाते हैं। तार्किक स्मृति समझ पर आधारित होती है। यांत्रिक स्मृति, रटकर कोई भी कार्य अगर हम सीखते हैं। कई बार मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा
कि अगर हम किसी भी कार्य को रटकर सीख रहे हैं वो कार्य हमारा अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। अगर किसी कार्य को हम समझकर सीख रहे हैं वो कार्य हमारा अधिक स्थायी स्मृति में रहता है और उसे हम अधिक हमारी स्मृति में हम कभी भी उसे ला सकते हैं। लेकिन रटकर हमारा कार्य एक तरह से यांत्रिक हो जाता है और उस यांत्रिक की हुई कार्य हमारा अधिक समय तक वो नहीं रह पाता। आदत स्मृति बार बार दोहराकर किसी भी कार्य को, शारीरिक जैसे टाइप करना, इंद्रिय इसका जैसे किसी अनुभव प्राप्त करना, छूकर या सूंघकर इसका अनुभव प्राप्त करना। इसके बाद स्मरण करने की विधि, पूर्ण विधि, आंशिक विधि, मिश्रित विधि। ये प्रमुख रूप से विधियाँ हैं, ये पूर्ण विधि, आंशिक विधि और मिश्रित विधि। सक्रिय विधि, इसके बाद निष्क्रिय विधि, अंतर्युक्त विधि, अंतर्निहित विधि, निरीक्षण विधि, लय व गान विधि, विचार साचर्य विधि, प्रत्याहार विधि। ये प्रमुख विधियों के नाम हैं। इनके द्वारा हम स्मृति को और अधिक डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे आता है विस्मृति। जिस प्रकार से हमारे जीवन में स्मृति महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार विस्मृति हमारे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि हम कई बार हमारे सामने हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, उन घटनाओं को हम जल्दी से जल्दी भूलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार याद आती हैं तो हमारा मानसिक असंतुलन हो जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को हम विस्मृति के द्वारा भूल सकते हैं। इसकी परिभाषा मन के अनुसार सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। अर्थात हमने पहले कोई भी बात सीख ली है, अगर उसे पुनः स्मरण कर रहे हैं और वो हमें दोबारा से याद नहीं आ रही तो हमारी क्या है, विस्मृति। फ्रायड के अनुसार विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जैसे हमारे जीवन में कोई दुखद अनुभव हुआ है, उसको याद ना करने की हमारी चेष्टा होती है तो वो क्या है, स्मृति से अलग कर देते हैं और वो हमारी विस्मृति में चला जाता है। विस्मृति के प्रकार सक्रिय तथा दूसरा है निष्क्रिय। सक्रिय जानबूझकर किसी चीज़ को भूलना, निष्क्रिय समय के अभाव में भूल जाना। विस्मृति के कारण, किस कारण से विस्मृति होती है? कोई भी चीज़ बाधा का सिद्धांत होता है। कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं, उस कार्य में बाधा अगर हमें उत्पन्न हो रही है तो हम विस्मृति होगी। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो वुडवर्थ और मूलर हैं। इसके बाद दमन के सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड हैं। अनाभ्यास का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को अगर लगातार करते रहते हैं तो वो हमारी स्मृति में बनी रहती है। अगर उस चीज़ में अगर हम गैप दे देते हैं, उसको सीखना नहीं चाहते, उसका अभ्यास बंद कर देते हैं, तो अनाभ्यास के द्वारा उस चीज़ को हम भूल जाते हैं और भूलने की जो प्रक्रिया है वो हमारी विस्मृति कहलाती है। विस्मृति के अन्य कारण समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान, इच्छा का प्रभाव, विषय का अनुपयुक्त स्वरूप, सीखने की कमी, दोषपूर्ण विधि में जैसे मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व रोग आदि। इसके बाद मादक वस्तुओं का प्रयोग, संवेगात्मक असंतुलन आदि के द्वारा हम इसके विस्मृति के प्रमुख कारण होते हैं तथा हम कोई भी कार्य, हमारा जो सीखा हुआ कार्य है वो विस्मृति में चला जाता है। तो आज हमने प्रमुख रूप से स्मृति, विस्मृति तथा कल्पना से संबंधित अध्ययन किया है। इन तीनों चीज़ों को आप नोट करना
तथा दोबारा से पढ़ने की एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, और अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट करके बताना। अगले अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।